हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका बेसिक पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बेसिक पार्ट थर्ड पर चर्चा करेंगे। इस बेसिक पार्ट्स को समझाने के लिए मैंने आपके चैप्टर 9 के उदाहरण लिए हैं। इससे होगा क्या, इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ में ही चैप्टर 9 के जो उदाहरण हैं उसके सवाल भी आपके साथ में ही हल हो जाएंगे। ये जो उदाहरण मैं जो आपको सॉल्व करवा रहा हूं वह उदाहरण आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो एग्जाम्पल है वो भी बिल्कुल ही आपके अलग अलग है। अलग अलग का मतलब ये सवाल जो है वो इसके जो टाइप्स हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, जिससे क्या होगा कि आपके आने वाली प्रश्नावलियों में जो सवाल पूछे जाएंगे वो होंगे बिल्कुल ही अलग अलग टाइप्स के। और उन्हीं अलग अलग टाइप्स को लेकर के मैं यहां पर सवाल को सॉल्व करवा रहा हूं, जिससे आप बहुत आसान तरीके से आने वाली प्रश्नावलियों को सॉल्व कर सके। यहां पर हम बिल्कुल ही साधारण भाषा में या कह दीजिए बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे, साथ ही क्रमबद्ध रूप से बात करेंगे, जिससे एक साधारण बच्चा भी ये समझ पाए कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आज का बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 7 से हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। साथ में उदाहरण नंबर 7 भी आपका यहां पर जो सवाल है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चैप्टर 9 के जितने भी सवाल हैं वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सवाल हैं और जब भी आप सवाल को हल करें तो आप काल्पनिक रूप से ये सोचें कि जो भी आपका डायग्राम बन रहा है या आप जो चित्र बना रहे हैं वहां पर आप उपस्थित हैं, ऐसा मान करके ही आपको इस सवाल को हल करना है। इससे होगा क्या, यदि आपने डायग्राम यानी कि चित्र बिल्कुल ही सही बना लिया तो आप सवाल का 80% भाग पूरा कर चुके। तो यहां पर हम सवाल को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहां पर हम डायग्राम यानी कि चित्रों को भी ड्रॉ करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं सवाल में यहां पर क्या क्या दे रखा है हमें। एक नदी, तो तुरंत आपको यहां पर बना देनी है एक नदी। मान लीजिए यह एक नदी है, ये क्या होगी, नदी। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, अब पुल आ गया तो आपको सोचना कि पुल कहां होगा। ये नदी है तो नदी के निचले पार्ट में पुल होगा या ऊपर की तरफ। तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि ये पुल नदी के ऊपर की तरफ होता है। तो यहां हम बनाएंगे पुल, पर पूरा पुल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, यहां लिखा पुल के एक बिंदु से। तो हम मान लेते हैं यहां पर एक पुल है और इस पुल का ये मान लीजिए कोई एक बिंदु है, तो हमने ये पुल का बिंदु बना दिया। फिर क्या कह रहा है, पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे। अब सम्मुख किनारे क्या होते हैं, तो ये देखिए नदी है तो नदी के दो छोर होंगे यानी कि दो किनारे होंगे। एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया। ये किनारे आमने सामने हैं तो इसको कहते हैं हम सम्मुख। तो सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब यहां पर समझने की जरूरत है अवनमन कोण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमने बेसिक पार्ट फर्स्ट और सेकंड को पूरा किया उसमें हमारा पूरा फोकस था उन्नयन कोण पर, और यहां पर आ गया है अवनमन कोण। ये होता है जैसे ही अवनमन कोण आए तो आपके मन में ये बात आ जानी चाहिए कि आप किसी ऊंचाई पर है और ऊंचाई से क्या कर रहे हैं, उस ऊंचाई से कोई वस्तु कितनी दूर जमीन पर पड़ी हुई है
उसको यदि आपको देखना है ऊंचाई से तो उस वक्त बनेगा अवनमन कोण। अब हम यहां पर डायग्राम यानी कि चित्र के माध्यम से देखेंगे कि अवनमन कोण कैसे बनता है। तो अब देखिए, अवनमन कोण बनाने के लिए क्या आवश्यकता है। तो यह हो गया उस पुल का बिंदु, और आप सोच लीजिए इसी पुल के बिंदु पर आपकी आंख भी है, यहां पर आपकी आंख लगी हुई है। अब आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल तरीके से यह समझना है कि जब आप कभी भी कहीं भी खड़े हो तो सामान्य तौर पर आप बिल्कुल सीधा देखते हैं। पहली पोजीशन आपकी यही होती है कि आप कहीं भी हो तो आप क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा देखेंगे। अब यदि कोई वस्तु जमीन की तरफ है तो फिर आपकी आंख पहले सीधा देख रही थी, अब जमीन की तरफ देखने के लिए आपको आंख को झुकाना होगा। आप जैसे ही आंख को झुकाओगे नीचे वाली वस्तु को देखेंगे तो वहां बन जाएगा अवनमन कोण। और यदि कोई वस्तु आपके ऊंचाई पर है उस स्थिति में क्या होगा, पहली पोजीशन तो आपकी होगी कि आप बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, एक तो हो गया। और जब आप ऊपर की तरफ देखोगे यानी कि आंख को ऊपर की तरफ उठा रहे हो उस वक्त बन जाएगा उन्नयन कोण। और यहां समझना अवनमन कोण। तो उसको प्रैक्टिकल समझने के लिए आपको यहां पर चित्र को भी ड्रॉ करना। अब आप मान लीजिए पहली पोजीशन क्या होगी, आपकी आंख है वो बिल्कुल, अभी आप मान लीजिए बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, तो यहां पर एक रेखा बनी। अब ये कोई रेखा बनती नहीं आंख से, आपकी ये काल्पनिक रेखा है। आप किसी चीज को देख रहे हैं तो रेखा थोड़ी बन रही है, आपकी आंखों से कोई लाइट नहीं निकल रही है या कोई लेजर किरण नहीं पड़ रही है जिससे आप ये समझ जाओगे कि यहां पर कोई रेखा बन रही। बस आपको ये समझना, जब देख रहे हैं तो आपकी और उस वस्तु के बीच में एक रेखा बन रही है। जब आप देख रहे हैं यहां से तो यहां पर इस प्रकार की एक रेखा बन रही है, ऐसा आपको काल्पनिक रूप से सोचना है। अब ये क्या कह रहा है कि सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। तो अब अवनमन का मतलब हमें यह समझना है कि कहां से है, सम्मुख किनारों के, नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। यानी कि अवनमन का मतलब यह समझना है कि इसके सम्मुख किनारों को, यह व्यक्ति इस किनारों को नीचे की तरफ देख रहा है। कैसे पता चला, अवनमन से। आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आप इस किनारों को देख रहे हैं। अवनमन आते ही समझ लेना है कि हम किसी ऊंचाई से नीचे वाली वस्तु को देख रहे हैं। तो यहां किसको देख रहे हैं, सम्मुख किनारों को, यानी कि इन दोनों किनारों को। पर अभी हम फर्स्ट इसको एक बार में एक ही किनारे को देखेंगे। तो अब आपकी आंख पहले सीधी थी और यहां पर बन गई एक काल्पनिक रेखा, और इस रेखा का गणित में नाम है क्षैतिज स्तर। इसकी जरूरत नहीं है, पर अभी आपको अवनमन कोण समझाने के लिए मैं बता देता हूं। इस वाली रेखा जब आप सीधा देखते हैं तो इस रेखा को कहते हैं क्षैतिज स्तर। चाहे आप नीचे देखो चाहे ऊपर देखो, जब भी आप देखोगे तो जो सीधी रेखा बनेगी उस रेखा का नाम हो जाएगा क्षैतिज स्तर। अब क्या किया, आप पहले यहां सीधा देख रहे थे, अब यही आंख थोड़ी सी आप नीचे की तरफ करोगे क्योंकि आपको नीचे देखना। आपने जैसे ही नीचे देखा तो पहले तो ये वाली रेखा बन गई क्षैतिज स्तर वाली, और जैसे ही नीचे किया तो आपके पास में एक और काल्पनिक रेखा बन गई, ये वाली। तो अब देखिए, जब आप सीधा देख रहे थे और जब आप नीचे देख रहे हैं तो इसके बीच में ऊपर से नीचे की तरफ, यहां से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो यहां पर एक कोण बन रहा है, ये हो गया कोण। और इसी कोण को कहते हैं हम अवनमन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन कोण। आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। हो सकता है आपको, आपके पास में ये भी जो रेखा बन रही है, जो आपने आंख झुकाई और इस किनारे को देखा तो यहां पर भी एक रेखा बन रही है। अब ये भी कोई रेखा बनेगी नहीं, यहां पर भी एक काल्पनिक रेखा है। अब जब नीचे देख रहे हैं तो आपकी आंख से जो रोशनी उस वस्तु तक पहुंच रही है, उस किनारे तक पहुंच रही है, तो उसके बीच में आपको मानना है काल्पनिक रेखा। और इस रेखा को कहते हैं हम दृष्टि रेखा। क्या नाम है, दृष्टि रेखा। तो ये जो अवनमन कोण बनता है वो किससे बनता है, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा से जो कोण बना उसको कहते हैं अवनमन कोण। और उन्नयन कोण भी ऐसे ही बनता है, इन्हीं दोनों से। पर स्थिति थोड़ी उल्टी होती है, जो आपकी दृष्टि रेखा नीचे की तरफ आ रही है वहां ऊपर की तरफ रहेगी। इतनी सी बात आपको समझनी है। अब आगे क्या कह रहा है उसको समझिए। अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कि इस नदी के किनारे के इस छोर को देख रहा हूं, तब यहां पर जो आपका कोण बन रहा है, अभी मैं इसको हटा लेता हूं,
आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इस डायग्राम को भी थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से यहां दिखे। तो हमने क्या बनाया था, एक नदी बनाई थी इस प्रकार से, ये हो गया था आपका पुल का बिंदु, यहां सीधा देखने पर ये वाली रेखा बन गई थी और यहां से आपने इस प्रकार से यहां पर देखा और ये बन गया था आपका अवनमन कोण। तो इसको देखने पर पहला अवनमन कोण कितना बना था, 30 डिग्री। तो आप लिखिए यहां पर 30 डिग्री। जैसे जैसे सवाल में आपको पूछा जा रहा है वैसे वैसे आपको चित्र ड्रॉ करते जाना है। और यदि चित्र आपने बिल्कुल ही सटीक बना दिया तो फिर समझ लीजिए आपका सवाल 80% हल हो गया। तो ये हो गया आपका अवनमन कोण। अब आगे क्या कह रहा है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि जो पुल है वो किनारों से 3 मीटर ऊंचा है, यानी कि किनारे कहां हुए, एक किनारा तो ये हो गया, एक किनारा यहां हो गया आपका। अब इस स्थिति में इस ये वाला जो सीधा देख रहे थे ये भी पुल का ये बिंदु लगाया, और आप मान लीजिए पूरा पुल है, ये पुल है, इसका एक ही बिंदु लिया, तो ये जो आपकी क्षैतिज रेखा वाला जो स्थान है वो भी क्या हो गया, एक पुल का ये। तो मुझे यहां पर इसकी ऊंचाई दिखानी है, तो ठीक यहां जो सवाल में दे रखा उसके हिसाब से कहां से बनेगा, इस किनारे से इस पुल की ऊंचाई को यहां पर रखना। ये कितना है, तो ये कह रहा है 3 मीटर, यानी कि ये हो गया आपका 3 मीटर। इस प्रकार से यहां पर ये डायग्राम ड्रॉ होगा, ये चित्र बनेगा। पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये हो गया 3 मीटर इसकी ऊंचाई। अभी ये जो ऊंचाई मैं आपको दिखा रहा हूं इस डायग्राम में, इस ऊंचाई को मैं किसी और जगह शिफ्ट कर रहा हूं, दूसरी जगह इसको रख रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके दूसरे जो सवाल हैं उसमें लगभग उसी तरीके से इसको बताया जाता है। यदि आप इसको यहां रख करके भी जब सॉल्व करेंगे ये वाला डायग्राम भी बनेगा और इस सवाल को सॉल्व करोगे तब भी कुछ भी गलती नहीं होगी और आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। पर अभी मैं आपके जो अधिकतर सवाल जो दे रखे हैं और इसके हिसाब से मैं इस ऊंचाई को रखूंगा। ऊंचाई को कहां रख रहा हूं वो देखिए, यहां पर ये जो 3 मीटर दे रखा, तो यहां से लगा करके इस किनारे से लगा करके इस किनारे तक यहां नदी है, यानी कि नदी भी बिल्कुल समानांतर इस पुल के बिल्कुल समानांतर जा रही है, ये दोनों समानांतर है। तो इस ऊंचाई को मैं कहीं से भी नापूं, यहां से नापूं तब भी वैसा ही है, यहां से नापूंगा तब भी ऊंचाई 3 मीटर ही रहेगी, पुल और नदी के बीच में कहीं से भी आप ऊंचाई को रख दे तो ये 3 मीटर ही होगा, ऊंचाई सब जगह बराबर होगी। तो इस ऊंचाई को अभी मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देता हूं, कहां करता वो देखिए, और इससे भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि इससे भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं अभी आपको यहां पर कर देता हूं, कहां कर रहा हूं, ये जो पुल का बिंदु है उससे मैं इस ऊंचाई को यहां तक रख देता हूं। नदी से पुल की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। और ऊंचाई का मतलब भी आपको परफेक्ट समझना, जब भी आप किसी चीज की ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो वो जो रेखा होती है या जो आपकी लाइन होगी वो 90 डिग्री के एंगल पर होगी, तभी आप इसको ऊंचाई कह सकते हो। तो मैंने इसको सीधा खड़ा कर दिया, यानी कि यहां हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब इस प्रकार से इस आकृति को देखोगे यहां पर, तो आपको यहां क्या प्राप्त हो रहा है, यहां पर देखेंगे तो ये देखिए, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इस प्रकार से देखने पर यहां पर मुझे मिल गया एक समकोण त्रिभुज। और इस समकोण की त्रिभुज की हमें बहुत आवश्यकता, बिना समकोण त्रिभुज के हम ट्राइगोनोमेट्री की किसी भी भुजा को, या कह दीजिए आप यदि प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं तो किसी ऊंचाई को या ऊंचाई से कोई वस्तु कितनी दूर है उसको आप नहीं बता सकते जब तक कि आपके पास में इस प्रकार का समकोण त्रिभुज की आकृति आपके पास नहीं आती। तो ये पहला काम है कि हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है कि समकोण त्रिभुज कहां बन रहा है। तो यहां इस प्रकार ड्रॉ करने पर यहां बन गया समकोण त्रिभुज। अब इसका नाम भी रख लेते हैं, ये हो गया नाम ए, बी और सी, और इसकी ऊंचाई दे रखी थी, इसको भी लिख देते हैं, कितना दे रखा, 3 मीटर। ये हो गया आपका 3 मीटर। अब मुझे क्या करना है, तो यहां कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि नदी कहां से है, यहां से बी से लगा करके, मान लीजिए सी और ये डी है, बी से लगा करके डी तक, यहां तक की चौड़ाई मुझे ज्ञात करनी है, इसको मुझे ज्ञात करना है। पर अभी देखिए आप इस नदी के कुछ भाग तक पहुंचे, बी से सी तक,
आप सी से डी तक जो पहुंच जाओगे, बीसी और सीडी मिलकर के आपकी नदी की चौड़ाई बनाएंगे। अभी हम इस 30 डिग्री वाले की बात कर रहे हैं, तो यहां पर बन रहा है बीसी, इतना पार्ट, और इस पार्ट के बाद में हम बात करेंगे यहां की। पहले इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ लीजिए यहां क्या करना। अब यदि मेरे पास में समकोण त्रिभुज आ गया और त्रिकोणमिति की किसी भाग को ज्ञात करना, अभी किसको ज्ञात करूंगा मैं, यहां से बीसी को। अब इस भुजा को मुझे ज्ञात करना है, तो मुझे कौन से बिंदु की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो मुझे पता होना चाहिए। जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी, तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में यदि दो भुजाएं आपको दे रखी, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते किसी भी। और त्रिकोणमिति में क्या होता है, आपको एक भुजा और एक कोण की आवश्यकता है। पर यहां समझिए, कोण एक 90 डिग्री का दे रखा है, ये तो होगा ही होगा, समकोण त्रिभुज है, ये कोण तो आपका होगा ही होगा। 90 डिग्री के अलावा यहां जो दो शेष कोण है, इन कोणों की आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये कोण कितना है। यदि दो कोणों में से एक कोण आपको प्राप्त हो गया और एक भुजा प्राप्त होगी, तो त्रिकोणमिति में आप किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं। इसका मतलब आप क्या समझे, पाइथागोरस में दो भुजाओं के यदि आपको नाप पता है, तब आप किसी भी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिकोणमिति में यहां पर क्या कर सकते हैं, एक भुजा और एक कोण की आवश्यकता। यदि आपको एक भुजा और 90 डिग्री के अलावा एक कोण और आपको मिल गया, तो फिर आप किसी भी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों में अंतर है। अब यहां देखिए, अब यहां पर देखो कि 90 डिग्री के अलावा हमारे पास में यहां इस समकोण त्रिभुज में कहीं भी कोई कोण नहीं है। आपको लगता होगा 30 डिग्री, पर देखिए ये तो बाहर बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज के बाहर बन रहा है 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री वाले कोण को मुझे इसके अंदर की तरफ लाना है समकोण त्रिभुज के, तो कैसे लाएंगे उसको समझिए। इसके लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है कि इस 30 डिग्री को हम इसके अंदर किस प्रकार से लाते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक देखिए ये वाली जो लाइन है आपकी, इसको मान लीजिए ए डी मान लिया, इसको ए ई, ये ए ई और ए सी, ये दोनों मिलकर के आप देखिए यहां से ए ई और ए सी मिलकर के यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब आप देखिए 90 डिग्री का एंगल है, इसमें से ये वाला पार्ट आपका यहां से यहां तक, ये कितना 30, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, टोटल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से 30 निकल गया, तो ये कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये हो गया आपका 60 डिग्री। इस समकोण त्रिभुज का हमने एक कोण ज्ञात कर लिया। अब इस कोण को ज्ञात करना कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री में से हमें कितना मिल चुका है, 90, ये 60, ये हो गया 150। अब 180 में से बचा कितना, 30 डिग्री, तो यहां आ गया आपका 30 डिग्री। अब ये 90 डिग्री के एंगल से भी आप इस 30 डिग्री को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा तरीका आप देखिए, यहां पर ए ई, ये जो रेखा बन रही है, यहां बना देता हूं ई ए वाली रेखा, ये वाली रेखा, और यहां देखिए बीसी, ये भी रेखा नीचे नदी वाली, ये हो गया बीसी। अब देखिए ये जो कोण बना रही है वो कौन सी बना रही है, ए बी, ए ई के साथ में ए बी इस तरह से आ रही है, ए बी यहां पर आ गया इस प्रकार से, और यहां क्या है, यहां पर है आपका 30 डिग्री का एंगल। अब देखिए पुल और नदी, ये दोनों जो रेखाएं हैं वो समानांतर रेखा है, और इस रेखाओं के बीच में यहां पर एक तिर्यक रेखा है। तो यहां देखिए समानांतर रेखा जब आपके पास हो और इसमें इस प्रकार की कोई रेखा इसको क्रॉस कर रही है, तो इसके अंदर जो आंतरिक एकांतर कोण बनते, क्या कहा, आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते, एकांतर कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां पर यही लाइन ए तो बी की जगह ये 30 डिग्री हमने इस प्रकार से ज्ञात किया था, यहां से भी आप सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों समानांतर रेखाएं, ये 30 डिग्री है, तो इस रेखा के इस तरफ रख करके इस 30 डिग्री को भी आप ज्ञात कर सकते हैं। और इसका यदि आपको ये कोण कैसे बनते हैं इसकी जानकारी चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए, मैं इसको पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि कौन सा कोण कैसे बनता है और क्यों बनता है, वो भी मैं यहां पर बता दूंगा। तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। इस वाली जो आकृति है इसको हमने यहां पर पूरा कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो नदी का यहां तक ज्ञात करना, तो यहां पर देखिए अब की बार में क्या स्थिति आ रही है, तो दूसरा जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है,
यानी कि इस नदी के इस बिंदु को देखने के लिए यहां पर भी ये व्यक्ति था, पहले इस तरफ नजर थी तो ये सीधी रेखा इस तरफ बनी। अब इस कोण को देखना तो इस तरफ देख करके तो वो कोण बना नहीं सकता या देख नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, इस तरफ घूम गया। अब की बार में इसकी आंख यहां लगी हुई है, इस तरफ लगेगी, ये घूम गया। अब की बार में यहां पर भी एक रेखा पहले तो बनेगी बनेगी, इसको तो आपको बनाना ही है। ये होगी आपकी सीधी रेखा, ये होगी क्षैतिज स्तर वाली रेखा। अब यहां से इसको देखना है तो क्या करेगा, उसकी आंख जो है उसको झुकाएगा, यानी कि इसी बिंदु से यहां पर वो दिखेगा इस तरह से। यहां पर कोण कहां बन गया, यहां पर, और ये कोण कितना बना 45 डिग्री। याद रखिए कोण कैसे बनेगा, आपका सीधा देखना और यहां से यहां तक नीचे की तरफ जाओगे तो बस यहां तक आ रहे हो, यानी कि यहां तक आपका कोण बन गया 45 डिग्री। अब यही काम यहां पर करेंगे जैसे 30 डिग्री का किया, तो यदि 90 डिग्री से निकालोगे तो पूरा 90 डिग्री है, 45 डिग्री ये हो गया, तो ये कितना हो गया, इस कोण को आप कहेंगे 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री है, और ये आपका यहां पर 90 डिग्री है, क्योंकि ये वाली जो ऊंचाई है AC वो दोनों में ही कॉमन आ गई, और इस ऊंचाई को इस बिंदु पर इसीलिए रखा था कि ये दोनों जगह आपका काम आ जाए और सवाल सरलता से हल हो जाए। यदि मैं इस ऊंचाई को यहां पर भी रख करके ज्ञात करता तब भी इस सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकता था, पर इसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा समझाना होता और दूसरे सवालों में आपको थोड़ी समस्या आती, पर मैं समय मिले तो इसको भी बता दूंगा कि इससे कैसे ज्ञात हो जाता। अभी इसको समझ लीजिए। अब ये 45 डिग्री था, ये 45 डिग्री यहां आ गया, कैसे आया, ये 90 डिग्री बन गया, यहाँ वाली रेखा और ये वाली रेखा मिलकर 90 डिग्री, तो ये 45 और 45 हो गया यार। अब ये 45 है और ये 90 डिग्री, तो ये मिलकर हो गया 135, और 180 में से 135 निकल के ये वाला कोण भी हो गया आपका 45 डिग्री। और ऐसे नहीं निकालना चाहे तो ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, यहाँ ये तिरछी रेखा, इसका एकांतर कोण यहाँ हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये कोण कैसे बने, और ये वाला डायग्राम यदि आपने बना दिया तो बस समझ लीजिए आपने लगभग सवाल को पूरा कर लिया। अब यहां से हम यहां नदी की चौड़ाई को ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जिस प्रकार से सवाल में जो कुछ भी दे रखा है उसको करना। पहले हम एक साथ में नदी की चौड़ाई कितनी है, BD, पूरी नदी की चौड़ाई को हम एक साथ में ज्ञात नहीं कर सकते। हमको पता है कि त्रिकोणमिति में हम एक समकोण त्रिभुज से ही किसी भुजा को या किसी चौड़ाई को यहां पर ज्ञात कर सकते हैं, एक भुजा को। तो हम यहां पर लेंगे एक त्रिभुज, कौन सा ले लेते पहले, ABC। तो यहां लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABC से, हम ABC से निकाल रहे हैं इसको, तो ABC हो गया। अब हमें यहां पर क्या करना वो ध्यान दीजिए, यहां हमें जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। यहां पर कौन सी भुजा दे रखी है, AC, तो आप लिखिए यहां पर AC बराबर, AC कितना है, तो AC 3 मीटर, तो आप लिखिए 3 मीटर। अब क्या काम है, ये जो दे रखा है उसको लिखना है और जिसको ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करेंगे, यहां से BC इतना ही ज्ञात कर सकते हैं अभी, तो यहां लिखिए BC मुझे ज्ञात करना है, तो यहां से BC मुझे ज्ञात करना है। खाली BC ज्ञात नहीं करना, BC ज्ञात करने से आपका ये सवाल सॉल्व नहीं हो जाएगा। मुझे ज्ञात करना BD, यानी कि नदी की चौड़ाई B से लगा करके D तक है, तो यहां पर ये भी लिख दीजिए BD ज्ञात करना है। और BD कैसे बना है, BC प्लस CD से, इसको और इसको जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा BD, तो यहां लिखिए BC प्लस CD, ये भी आपको ज्ञात करना है। पहले BC ज्ञात कर लेंगे और इस त्रिभुज से हम CD ज्ञात कर लेंगे। अब और क्या ध्यान देना है, अब यहां समझिए, अब आपको एक और बात का पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज जब भी आपके पास है तो उस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उस भुजाओं का नामकरण आपको आना ही चाहिए कि कौन सी भुजा का क्या नाम है। यदि ये नहीं आएगा तो आप कभी भी सवाल को सही तरीके से हल नहीं कर पाएंगे। कैसे नामकरण होता है वो देखिए, हमको यहां से पता होना चाहिए कि 90 डिग्री जो होगा उसके 90 डिग्री के, अभी इस त्रिभुज की ABC की बात कर रहे हैं, तो ABC के अनुसार क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी इसको कहेंगे हम कर्ण, लिख दीजिए कर्ण। और जो आपका मुख्य कोण यानी कि जो थीटा होगा उसके सामने वाली भुजा को हम कहेंगे लंब, यानी कि यहां 3 मीटर है वो हो गया लंब।
अब कर्ण और लंब हो गया, इस भुजा का क्या नाम है? तो हमें पता है इस भुजा का नाम हो जाएगा आधार। इससे क्या फायदा हुआ? तो भुजाओं से हमें पता चलेगा कि कौन सी भुजा का कौन सी भुजा से हमें तुलना करनी है। लंब हमें दे रखा है और आधार, लंब और आधार की यहां पर तुलना करेंगे और इससे हमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए वो पता चल जाएगा। कैसे दिखते हैं यहां पर? या देखिए यहां पर क्या दे रखा है? ए सी, और इसके साथ में नाम लिख दीजिए। ए सी का मतलब क्या? अभी हमने नामकरण कर दिया यहां से, तो ये जो मुख्य कोण था इसके सामने वाला लंब है, तो ए सी को लिखिए लंब बटा क्या ज्ञात करना? बीसी यानी कि आधार। ये बहुत जरूरी है कि क्या ज्ञात करना है? आधार। अब यहां से क्या पता चलेगा? लंब बटा आधार। यहां हमें चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या चाहिए? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हो सकता है त्रिकोणमितीय अनुपात को आपने रट लिया हो, किसी ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया हो, पर इसके लिए भी मैंने बहुत अधिक बताया है, डेरिवेशन करके बताया कि आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप प्रत्येक बात को बिना रटे बहुत आसान तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं और गलती होने के 0% चांस रहते हैं। पर यहां मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लिख सकते हैं। तो अब इसको लिखने के लिए लंब बटा आधार कहां से पता चलेगा? तो आपको पता होगा। इसके लिए आपको क्या लिखना है? लाल बटा कक्का। हो सकता है आप कुछ और लिखते हो। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? तो मैं यहां देख रहा हूं कौन सी भुजा का कौन सी भुजा से तुलना हो रही है। यदि मैं समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण की तुलना कर रहा हूं, बस ये दिखाने के लिए कि लंब और कर्ण की तुलना कर रहा हूं, तो एक शब्द में बोलता हूं मैं इसको साइन थीटा। आधार और कर्ण की तुलना करता हूं तो एक शब्द में बोलता हूं कॉस थीटा। इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं। ये समझाने के लिए मैं कौन सी भुजा का कौन सी भुजा से तुलना कर रहा हूं वही यहां पर नाम है। लंब और आधार की तुलना करूंगा तो बोलूंगा मैं टेन थीटा। ऐसा नहीं है कि मैं लंब बटा कर्ण की तुलना कर सकता, कर्ण और लंब की भी तुलना की जा सकती है। उल्टा यदि करूंगा तो इसको बोलूंगा कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। अब यहां देखना कौन सी भुजा का कौन सी भुजा से तुलना कर रहा हूं। लंब और आधार की तुलना कर रहा हूं तो यहां से पता चलेगा कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा। लंब बटा आधार का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि मुझे किसका त्रिकोणमितीय अनुपात लेना, तो ये हो गया टेन थीटा। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि टेन थीटा हो गया। अब ऐसा ही नहीं कि आप टेन थीटा का मतलब लंब बटा आधार लिख सकते हो सकता आपने आधार ऊपर लिख दिया और लंब नीचे लिख दिया, आधार बटा लंब हो गया होता। यदि आपका आधार ऊपर आ गया होता, लंब नीचे आ गया होता, तो यहां क्या आ जाता? आधार बटा लंब का मतलब होता कॉट थीटा, तो यहां आ जाता कॉट थीटा। यहां चाहे टेन थीटा आ जाए या कॉट थीटा आ जाए, उसके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपके बदल जाएंगे, क्योंकि उलट जाएंगे। वो तो आपको करना ही करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो चाहे आप टेन थीटा से इस सवाल को हल कीजिए, चाहे आप कॉट थीटा से सवाल को हल कीजिए, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक आएगा, एक जैसा ही आएगा। तो इसको भी यहां पर हमने क्लियर कर दिया। तो अभी टेन थीटा ही ले लेते हैं। अब ये टेन थीटा कितना है, तो मैं यहां भी और लंबा नहीं जाए तो मैं यहां पर लिख देता हूं किसका ज्ञात करें? 30 डिग्री। इसका मुख्य कोण कितना है? 30 डिग्री। तो मैं लिख देता हूं 30 डिग्री। अब क्या करना है आपको? एसी लंब आपको दे रखा है, एसी यानी कि लंब दे रखा, कितना दे रखा? 3। तो आप लिखिए 3 बटा बीसी। आधार कितना? आधार हमें ज्ञात नहीं है, इसी को तो ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे बीसी बराबर टेन 30 डिग्री। अब यहां इसका त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके लिए आपको क्या करना है? जब भी किसी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, पहला काम यह कर लीजिए, आप एक बना दीजिए समकोण त्रिभुज। जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब मुझे यहां किसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना? 30 डिग्री का। आपको भले 30 डिग्री का निकालना, आप पहले यहां लिख दीजिए 60 डिग्री और यहां आ जाएगा अपने आप ही 30 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री मैंने यहां लिख दिया और यहां 60 डिग्री लिखा तो यहां 30 डिग्री अपने आप आ जाएगा 180 के हिसाब से। अब आपको क्या करना है? यहां पर आपको लिखना है 1, यहां लिखना है 2, यहां लिखना है 3। बस यही काम करना है, 1, 2 और 3, और 3 पे लगा देना है आपको रूट। अब ये कहां से आए उसको मैंने पूरे डिटेल से बताया, उसको चाहे तो आप चैप्टर 8 में देख सकते हैं। तो यहां 1, 2 और 3 लिख करके रूट लगा देना है 3 पर।
अब इतना सा काम कर लिया आपने एक समकोण त्रिभुज बना करके, तो आप ये मान लीजिए कि आपने साइन थीटा से लगा करके कॉट थीटा तक के जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 60 डिग्री के और 30 डिग्री के, वो आपने यहां से ज्ञात कर ली और इसमें गलती होने के बिल्कुल कोई चांस नहीं। और गलती कब नहीं होगी? तो एक बात और, मैंने जैसे कहा कि आपको भुजाओं को नामकरण आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखिए 30 डिग्री का मुझे निकालना है, तो 30 डिग्री यहां ऊपर है आपका, तो 30 डिग्री जो मुख्य कोण होगा, इसके सामने वाली जो भुजा होगी इसको हम कहते हैं लंब। ये तो आपको याद रखना, ये हो गया लंब, ये हो गया आपका लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, ये आपको पता ही है। अब बची हुई भुजा ये क्या हो जाएगी? आपकी आधार। यदि 60 डिग्री होता तो ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता, क्योंकि यहां पर आपके 90 डिग्री कर्ण वाली भुजा तो कभी आपकी चेंज होती ही नहीं, ये तो एक जैसी ही रहेगी, ये आपको याद रखना। तो अब की बार में मैंने इसके नाम भी लिख दिए, बस यहां से आप त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। किसका अनुपात आएगा 30 डिग्री में? लंब का। तो यहां मैंने 30 डिग्री के हिसाब से नाम रख दिया लंब, तो यहां से लिखूंगा मैं लंब आ गया मेरे पास में अनुपात 1 बटा आधार कितना आ गया? आधार आ गया मेरे पास में 3 √3। ये थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, पर आप जब रियल में सोचोगे तो आपको बहुत सरल लगेगा और गलती होने के कभी जीवन में चांस नहीं रहेगी। अब क्या करना है, हल कैसे करना है? इसके बीच में, इन दोनों के बीच में इक्वल का निशान है, यानी कि ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणा। तो BC का एक के साथ में गुणा करने पर क्या आ गया? BC, और 3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आ गया 3 √3। अभी हमने इतना पार्ट ज्ञात कर लिया, पर हमें सवाल में नदी की चौड़ाई को ज्ञात करना है, यानी से B से लगाकर D तक। तो इतना पार्ट तो ज्ञात हो गया, अब इस पार्ट CD को ज्ञात करना है। तो यहां पर भी हमारे पास में यही तरीका अपनाएंगे और यहां से हम CD को ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, यहां फिर लिखिए, आप किस त्रिभुज से करें तो इसका नाम हो जाएगा ACD। तो यहां लिखिए, जैसे यहां पर लिखा है समकोण त्रिभुज ACD से। अब यहां पर भी वैसा ही काम करना है। यहां क्या दे रखा है? देखिए, दोनों के बीच में कॉमन दे रखा है AC, इसकी भी ऊंचाई वाला पार्ट है और इसके भी ऊंचाई वाला, यानी कि AC इस वाले त्रिभुज का भी हमें समकोण त्रिभुज का दे रखा है, तो यानी कि ये AC बराबर AC कितना है? तो AC है 3 मीटर, तो आप लिखिए 3 मीटर। यहां क्या ज्ञात करना? CD, तो आप लिखिए CD बराबर ये। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर हमने एक बार लिख दिया, तो हम CD को यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, यहां पर भी वही बात, यहां पर भी आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सी भुजा का क्या नाम है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये तो हमारे पास में कर्ण है। अब यहां पर देखिए, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, यहां दोनों ही मुख्य कोण आपके एक जैसे हैं, तो आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। और 45 डिग्री के हिसाब से अभी ये भी ऊंचाई होगी, तो इसको भी हम कह देते हैं लंब, यानी कि ये हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार। यानी कि अब आप यहां पर जैसे यहां लिखा है वैसा यहां लिखिए बराबर में। क्या करेंगे? AC, यानी AC क्या हो गया आपका? लंब, तो आप लिखिए यहां पर लंब। ये बहुत सारा लिखा हुआ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, पर समझ जाना कि 45 डिग्री के सामने वाली यही भुजा है, तो लंब है, ये लंब हो गया। CD, यानी क्या है? CD ये हो गया आधार, तो यहां लिखिए आधार। अब लंब बटा आधार का मतलब क्या होता है? कौन सा थीटा आएगा? तो लंब बटा आधार का मतलब हो गया यहां पर tan थीटा, तो आप यहां लिखिए tan थीटा इसके बराबर में, और थीटा की जगह सीधा ही हम लिख देते कौन सा है? 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। अब AC कितना दे रखा है? AC हो गया आपके पास में 3, CD कुछ नहीं दे रखा, CD की जगह लिखिए आप CD बराबर में। अब tan 45 डिग्री का आपको त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। जैसे मैंने अभी इसको बताया, वैसे ही आपको कभी भी किसी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। आप सीधा बनाइए 45 डिग्री, एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाना है आपको? समकोण त्रिभुज। ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब किसका ज्ञात करना है? 45 डिग्री का ज्ञात करना है, तो यहां लिख दीजिए 45 डिग्री। अब आपको ऐसा नहीं कि एक ही कोण, जैसे यहां पर दोनों कोण आपने लिखे वैसे ही इसमें भी आपको दोनों कोण लिख देने। तो यहां देखिए 90 डिग्री तो ये हो गया, 45 ये हो गया, ये हो गया 135, और टोटल योग होता है इसके आंतरिक कोणों का 180। तो यहां बचा कोण कितना हो गया? ये भी हो गया आपके पास में 45 डिग्री। अब थोड़ी सी
कॉमन सेंस की आपको भी आवश्यकता है कि दो कोण हमारे पास में यहाँ बराबर होंगे, और हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हैं तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती है। और एक बात और भी पता होनी चाहिए कि कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी, तो इसकी सम्मुख भुजाएं, जैसे ये 45 डिग्री दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी, ये, यानी कि ये भुजा, और ये 45 डिग्री के सामने वाली ये भुजा, तो ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर होगी। अब ये दोनों बराबर होगी, मान लीजिए मैं इसको एक लिखता हूं कि ये एक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं आपकी बराबर है। और यहां क्या लिखना है, कैसे लिखा है कि 45 डिग्री के कारण दोनों भुजाएं बराबर होगी, ये बहुत सामान्य सी बात है। तो एक यहां लिख देना, एक यहां लिख देना, यहां क्या लिखोगे, 2, और इस पे लगा देना आपको रूट। अब यदि इतना काम आपने कर लिया तो फिर साइन थीटा से कॉट थीटा तक किसी के भी त्रिकोणमितीय, कोसेक, टेन, किसी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है तो बस इससे लिख सकते हैं। और यहां पर भी आपको इन भुजाओं का नामकरण आना चाहिए, पर प्रॉब्लम कोई नहीं है नामकरण की। यहां पर आपको बस ये 90 डिग्री के सामने वाला ये करना है। यहां पर लंब और आधार की कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही कोण 45 डिग्री के, इसको 45 डिग्री मानोगे तो ये लंब हो जाएगा, इसको 45 डिग्री मानोगे तो ये लंब हो जाएगा, और इसमें लंब और आधार की कोई समस्या भी नहीं। तो 45 डिग्री वाला त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपका बिल्कुल सरल होगा। तो 45 डिग्री के कारण हमने ये लिया तो इसको मान लिया लंब, अभी जैसे यहां माना, तो ये हो गया आपका आधार। और इस प्रकार से आप यहां से त्रिकोणमितीय अनुपात यहां पर लिखने। अब tan 45 का लंब का कितना है, तो लंब का देखा 1, तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात लिखोगे 1, और आधार का कितना, आधार का भी 1 है। और इसको आप प्रैक्टिकल जो करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल सरल लगेगा। हो सकता है अभी आपको बहुत कठिन लग रहा हो, पर जब आप रियल में इसको समझोगे तो बहुत सरल हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके बीच में, दोनों के बीच में इक्वल का निशान है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। CD का 1 के साथ में किया तो ये हो गया CD, बराबर 1 का 3 के साथ किया तो ये हो गया 3। अब देखिए ये वाला पार्ट भी BC भी हमने ज्ञात कर लिया और CD भी ज्ञात कर लिया। यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये नदी BD तक है, वो हमारे पास में आ जाएगी, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, BD। तो आप यहां लिखिए, यहां लिख देता हूं आपको दिखे अच्छे से। तो BD बराबर क्या दे रखा है, BC प्लस CD। अब BC कहां आया, ये रहा BC, ये हो गया 3√3 प्लस CD कितना आ गया, CD आ गया आपके पास में 3। अब इसके आगे यदि हल होता तो आपको हल आना चाहिए कि इसका हल आगे क्या होगा। तो यहां देखिए दोनों संख्याओं में 3 कॉमन आ रहा है, 3√3 है और ये 3 है, तो 3 क्या आ गया, कॉमन, ये हो गया 3 कॉमन। कॉमन आते ही 3 से 3 क्रॉस हो गया, तो अंदर क्या बचा, √3 प्लस 3 में 3 का भाग देने पर यहां क्या आ गया, 1। तो ये हो गया आपका 3√3 प्लस 1 मीटर आपकी BD की चौड़ाई, यानी कि ये होगी आपकी नदी की चौड़ाई। आपने यहां पर ज्ञात कर ली, नदी की चौड़ाई आपके पास में आ गई, B से D तक ये नदी की चौड़ाई आ गई आपके पास में 3√3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, यहां आपने लिख दिया, ये हो गया आपका आंसर। हो सकता है आपको लगा हो समय बहुत अधिक लग रहा है, पर मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि आप प्रत्येक बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएं और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर पाएं। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ही जो भी अच्छा लगा है तो आप अच्छा लिखिए कमेंट में। और यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तब भी आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, मैं उसको सही करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।